अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने करने हैं MTS 647 के ऑब्जेक्टिव पार्ट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यही कहते हैं आके कि इनका पेपर पता नहीं ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। तो हम जो भी सीनियर्स होते हैं, मैंने अक्सर ग्रुप में मैसेजेस पढ़े हैं कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को यही गाइड कर रहे होते हैं कि जिसका पेपर बहुत कंसेप्चुअल आता है, पता नहीं MCQs बन के कहाँ से आती हैं। तो आप उनकी बातों को सुनकर पैनिक मत हुआ करें। जो स्टूडेंट्स करते ही फाइल से तैयारी हैं और जब वो पेपर देने जाते हैं, पेपर सारा हैंड आउट से ही आया होता है। कभी भी वर्चुअल का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टफ होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, पर जो भी होता है वो सारा हैंड आउट्स के अंदर से ही होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि पता नहीं इसका पेपर आता ही कहाँ से है, तो ये सोच के पैनिक मत हुआ करें। आप लेक्चर्स लें, अपना 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपका जो भी पेपर होगा वो ईजिली हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइल्स पे यकीन कर लेते हैं, फाइल्स को प्रिपेयर करके चले जाते हैं। जब उनका पेपर फाइल से नहीं आता है तो फिर वो जूनियर्स को आके यही गाइड करते हैं कि इसका पेपर तो आता ही पता नहीं कहाँ से है। तो ये सोच कर टेंशन मत लें, जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और यही आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही होगा। सिंपल आपने सबसे पहले लेक्चर्स लेने हैं अच्छे से, जितने भी इसके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट अपने 100% क्लियर करने हैं। उसके बाद जो भी इसका होगा वो आप इजीली कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और मैंने खुद भी इसका पेपर दिया हुआ है, था थोड़ा सा टफ था बट इतना टफ नहीं था जितना मैं स्टूडेंट्स से सुनती हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ था ETC। तो आपने इसकी तैयारी 100% करके जानी है तो इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। हर लेक्चर में आपको पता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं जो आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में कि हमारा कैसा MCQs बन के आ सकता है। इसके सब्जेक्टिव की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपने वो लाजमी देख लेने, जो इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी सारे लेक्चर्स क्योंकि अब चॉइस ख़त्म हो चुकी है तो आपने जितने भी इसका सब्जेक्टिव की मैंने वीडियो बनाई है उस सारे उनको अच्छे से करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आपने MCQs के लिए हैंडआउट्स को डीपली एक एक चीज़ को रीड करना है, कोई कुछ भी स्किप नहीं करना। आप इतने मैच्योर हैं कि आप देख सकते हैं कि आपका MCQs कहाँ से बन सकता है, उसको हाईलाइट करें, देन उसको पेपर में जाने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लें तो आपका ऑब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में अगर आप देखें तो ये जो है इसकी वैल्यू आपके पेपर में एज ए ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, कोई MCQs में ये चीज़ पूछ सकते हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला MCQs है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप इस पर आपने टिक लगाना है। उसके बाद जी ये साइन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा के, इसको बस याद रख लें। यहाँ से हीट वाइब्रेटिंग इक्वेशन फिर से आ गई है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन और हीट वाइब्रेटिंग इक्वेशन ये दोनों एक ही इक्वेशन के नेम है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हीट फ्लक्स डायरेक्ट रिलेशन किसके होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के, और इसका इन्वर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन के। तो ये आपने याद रखना कि हीट फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद इसमें के को क्या कहते हैं और ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी में हम क्या मेजर करते हैं, हीट को मेजर करते हैं, जो भी चीज़ है तो वो आपने अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना है। बाउंड्री कंडीशंस ये आपके ज़्यादा नहीं है, इसमें ये चीज़ें हैं ना बाउंड्री कंडीशन में कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट T इज़ बाउंडेड, तो ये वो आपसे पूछ सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना इसमें बाउंड्री कंडीशन वो बाउंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद है जी अगर T हमारे पास 0 इनिशियल शेप में T हमारे पास 0 होता है तो y(x)0 में हमारे पास f(x) के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है। जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको एक बार आपने MCQs के लिए अच्छे से रीड करना है। जो भी आपका पेपर होगा वो सारा यहीं से ही आएगा, हैंडआउट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट्स कहती हैं कि हैंडआउट से नहीं आता पेपर, पता नहीं कहाँ से आता है, तो वो आप उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाउंडेड होता है, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया। और इसमें ये वाली कंडीशन होती है y(x)t <m। तो इसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होती है, ये होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपने लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपने ऑर्डर कैसे निकालना होता है कि एक इक्वेशन आपको गिवन होती है, इसमें आपने कैसे बताना है कि उसका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है या जो भी होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर सोल्यूशन जो होता है इट कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड, उसको हम कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह टाइप की इक्वेशन होती है, ऐसे हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल, ये 2 ही एग्जांपल्स मोस्टली रिपीट होती है, वो खुद से कोई एग्जांपल नहीं देते। मेरे अपने पेपर में ये 2 एग्जांपल्स आई हुई थी सब्जेक्टिव में, और पूछा था कि इसका ऑर्डर बताएं और बताएं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर
उसका हम कैसे देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, कि ये चीज़ आपको पता हो तो एक लीनियर और नॉन लीनियर का पता हो। नॉन लीनियर में ये होता है कि उसकी जो होल पावर होती है ना वो 1 होती है। जैसे अब इसमें देखना, इसमें होल पावर है 2, इसमें भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव की होल पावर 2 है, तो ये कभी भी लीनियर नहीं होगा। लीनियर में वो होल जो पावर होती है ना, वैसे तो पार्शियल जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी है, पर ये पार्शियल डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है, लेकिन इसकी जो होल पावर है वो 1 ही है। तो जिसमें होल पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, जिसमें होल पावर 1 से ग्रेटर होती है तो वो नॉन लीनियर होता है। यहाँ से भी आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ से आपके 3 MCQs बन सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4 इससे लेस देन 0 हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 क्या होता है, इस इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, और ये इलिप्टिक कब होता है, हाइपरबोलिक कब होता है, पैराबोलिक कब होता है, ये सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी लेक्चर्स हैं नेक्स्ट आने वाले, ये आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जब आप इनके लेक्चर्स लेंगे सब्जेक्टिव के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से अगर छोटा सा MCQs भी बन जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी ये लेक्चर्स हैं ना, ये इनको आपने एक दफ़ा अपने हाथ से ज़रूर करना है, ये आपके सब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। थोड़े बहुत यहाँ से वो MCQs बना लेती हैं खुद से, तो वो आप खुद ही कर लेंगे जब आपने इसके सब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस की भी होगी। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 11 में ये देखें, ये भी जितने भी हैं ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से आपके MCQs भी बन जाते हैं। थोड़ा बहुत MCQs जो खुद से बना लेते हैं तो वो आप इजीली इंशाल्लाह कर लेंगे। फर्स्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा, इस तरह के 2-3 MCQs बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो होता है t² पार्शियल का स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल टी प्लस 2 पार्शियल यू बाई पार्शियल, ये किसके इक्वल होता है, 2tx के इक्वल होता है। ये एक नज़र आप देख लें ताकि ये आपके MCQs में आए तो आप इजीली उसको कर लें। उसके बाद जी ये है कि ये जो चीज़ होती है ये 0 के इक्वल होती है। इसको हम लोगों ने इस मेथड से सारा किया था सोल्व, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। ठीक है, ये जितने भी हैं लेक्चर नंबर 14, 13 ये सारे वो आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ से कोई भी आपका MCQs बने तो वो भी आप कर सकेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 में आता है हमारे MCQs के पीरियोडिक फंक्शंस क्या होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन में ये होता है कि अगर हम उसमें वो एंगल को चेंज करते हैं, मतलब fx + p कर दें, तो वो तब भी उसका आंसर क्या आएगा, f(x) ही आएगा। ठीक है, जैसे 2π होता है, अगर हम sin x + 2π भी करते हैं तो वो sin x के ही इक्वल होगा, तो इसमें जो 2π है वो उसका एंगल होता है। sin nx + 2π के इक्वल होगा। यहाँ पे x की जगह उन्होंने 0 पुट कर दी है। पीरियड इसमें क्या होगा, 2π/n। इसमें पीरियड 2π है और इसमें पीरियड 2π/n है, तो ये आपने पीरियड बताना होता है कि आप उसमें एंगल में कुछ अगर प्लस कर दें तो वो उसी के ही इक्वल आए। ठीक है, उसके बाद पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इसमें होती हैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है फोरियर सीरीज़ क्या होती है। फोरियर सीरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपने टिक लगाना है। ये भी आपके MCQs में अक्सर पूछते हैं, इस तरह का वो कोई भी टर्म देकर पूछते हैं कि आपने उसको इंटीग्रेट करना होता है या उसका डेरिवेटिव लेना होता है। सिंपल इंटीग्रेशन जो आप FSC सेकंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ये आपके सब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर आ जाता है, तो आपने याद रखना डिजिटल कंडीशन ये क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये जो कंडीशन होती हैं, इसमें कि -L/L इसमें वो होता है, पीरियड इसका 2L होता है, और ये पीस वाइज कंटिन्यूस होती हैं। ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये कंडीशंस भी आपके पेपर में वो अक्सर पूछ लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। a+ ये इसके इक्वल होते हैं an cos nπ/x l bn cosine nπx/, और ये an के साथ cos होता है और bn के साथ sin होता है, वो इसी को चेंज करके आपसे पूछते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी ये ऑड एक्सटेंशंस और इवन एक्सटेंशंस के केस में an और bn की क्या वैल्यू होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये ऑड एक्सटेंशंस के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ पर हमने इवन एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ा था। ये जो चीज़ है ना, इसमें an की वैल्यू क्या होती है, f(x) की वैल्यू क्या होती है और bn की वैल्यू क्या होती है, बस ये इनको आपने अच्छे से देख लेना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद जी ये है, ये फिर ऑड एक्सटेंशन की बात आ गई कि an के केस में cos nπx/l होता है और bn के केस में यहाँ sin nπx आ जाता है। परसेवल्स आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, इसको हम परसेवल्स आइडेंटिटी कहते हैं। ये भी अक्सर आपके MCQs में वो पूछ लेते हैं। अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं ना, तो आप यकीन करें कि आप इजीली इसके MCQs कर लेंगे। अगर आपने इसके लेक्चर्स लेके इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस की हुई है तो आपके लिए पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद ये चीज़ आपके आ सकती है, ये मेरे पेपर में सब्जेक्टिव में आई थी। इसमें ये जो ये चीज़ होती है, ये π/4/96 इसके इक्वल होता है, ये आपका MCQs बन सकता है। ये देख लें, ये देख लें, ये भी आपका एक MCQs बन सकता है। ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, इसको एक बार लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये f(x) पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन किस पे होता है, -L/L, और ये ओपन होता है, दोनों साइड से क्लोज ब्रैकेट्स नहीं होती, और ये जो a और x होता है ये भी इसी से बिलोंग करता है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए। उसके बाद जी ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो r होता है, ये r
वेक्टर ओवर आर का मोड इसके इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड वाई जे प्लस जेड के ओवर एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। और नॉर्मल के केस में ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ से ये दो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ऑर्थोगोनल सेट से ये किसके इक्वल होता है, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n हो तब ये होता है, और जब m इज़ इक्वल टू 1 1 2 3 अप टू सो ऑन हो तो वो इस चीज़ के इक्वल होता है। ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 31 32, ये आपके यहाँ से आपके काफ़ी 5 to 6 एमसीक्यूज यहाँ से आपके बन रहे हैं, तो ये इनको आपने लाजमी देखने लगे। लेक्चर नंबर है 31 एंड 32। उसके बाद लेक्चर नंबर 33 में यही कंडीशन दोबारा से रिपीट की हुई है, इसके एक बार फिर से देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 33 में। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 34 में फोरियर सीरीज़ क्या होती हैं। ये होती है फोरियर सीरीज़, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और ये जो होता है CN phi NX ये 1/2 f(x + 0 + f(x - 0) इस चीज़ के इक्वल होता है। और इफ़ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर पीस वाइज कंटिन्यूस देन अगर आप फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है दोनों पीस वाइज कंटिन्यूस है तो वो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी टू देयर एवरेज। यहाँ से ये आपका एमसीक्यूज बन रहा है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद ये रूट मीन स्क्वायर रूट और मीन स्क्वायर रूट ये क्या होती हैं और इनका क्या फार्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या होते हैं, MSc किस स्टैंड फॉर मीन स्क्वायर रूट और ये रूट मीन स्क्वायर रूट ये पता, और इनके ये जो फार्मूलाज हैं ये पता हो। यहाँ से ये an की ये वैल्यू पता हो, और बाई सेल्स इनइक्वालिटी क्या होती है इसमें ये चीज़ आपको पता हो। यहाँ से भी आपके लेक्चर नंबर 34 36 37 यहाँ से भी आपके 2 से 3 एमसीक्यूज बन रहे हैं। लेक्चर नंबर 37 में ये चीज़ आपको पता है कि x = 0 होता है। फिर इसके बाद टर्म लेवल सिस्टम इसके बारे में पता हो कि इसके इक्वल होता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद जी यहाँ पे लेक्चर नंबर 41 42 में आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस हैं, ये इनको एक नज़र बस देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 43 लेक्चर नंबर 43 में ये ऑर्थोगोनैलिटी फॉर आइगन फंक्शन y(m) = bm sin pi m pi x, और इसमें ये कंडीशन होती है, कंडीशन आपसे पूछ सकते हैं, ये याद रखनी है। और ये जो ये फंक्शन होता है ये ऑर्थोगोनल सेट होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना ये जो होता है फंक्शन है क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट होता है। और ये जो फंक्शन होता है ये वाला ये होता है ऑर्थो नॉर्मल सेट, ये सेट ऑर्थो नॉर्मल है और ये ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है गैमा n + n गैमा फंक्शन, ये किसके इक्वल होता है xn e⁻⁻x d(x), और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन 0 to ∞, ये इसके इक्वल होता है गैमा फंक्शन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 48 में ये गैमा n + 1 ये किसके, ये मैंने भी बताया कि ये इस चीज़ के इक्वल होता है, ये बस आपने याद रखना है। उसके बाद गैमा ऑफ अल्फ़ा, ये गैमा अल्फ़ा + 1 ओवर अल्फ़ा, और यहाँ पे ये -1 है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ से ये दो यहाँ से एमसीक्यूज बन रहे हैं लेक्चर नंबर 48 से, और एक ये वाला एमसीक्यूज, तो इनका भी एक नज़र गौर से देख लें। गैमा 1/2 ये किसके इक्वल होता है, π² के इक्वल होता है, यहाँ से बस आपका यही वाला एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 50 में यहाँ पे खास कुछ भी नहीं है। लेक्चर नंबर 52 में ये चीज़ है bmn, ये किसके इक्वल होता है 0 to 1x m - 1 1 - x n - 1 d(x), ये इस चीज़ के इक्वल होता है, इसको एक लाजमी याद रखना है। उसके बाद ये फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, पहले आपने sin 2m - 1 लिखना है, फिर आपने cos 2n - 1 थीटा लिखना है, और यहाँ 0 से π/2 और यहाँ से 2, ये है बस आपने bmn की वैल्यू यहाँ से देखनी है। और एक ये bmn की वैल्यू होती है गैमा m गैमा n ओवर गैमा m + n, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद ये है डुप्लीकेशन फार्मूला, ये डुप्लीकेशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 0 से π/2 sin 2πx d(x), एंड ये जो j होता है इक्वल होता है sin 2x d(x), और यह भी 0 से π/2, ठीक है। और ये प्रूफ ये है कि sin p थीटा d(θ) एंड cos p थीटा d(θ), यहाँ से 0 से π/2 0 से π/2, और अगर p इवन है तो क्या आंसर आता है, और अगर p ओड है तो क्या आंसर आता है, इसको नोट करें और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद लेक्चर नंबर 57 में आपके पास ये है फोरियर सीरीज फंक्शन, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम, ये क्या होता है, अगर ये दोनों पीस वाइज कंटिन्यूस हों, ये दोनों क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। ये आपने ये जितनी कंडीशंस हैं ना इनके एक बार लाजमी पढ़ के जाइएगा। ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है कब, -∞ to ∞, और ये उसके बाद लेक्चर नंबर 58 यहाँ से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज बन रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि f(x) 0 से ∞ a cos ax + b of a sin ax dx इसके इक्वल होता है, या यहाँ पे आप 1/π लगा के आप ये लिमिट लगाएं तो ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल भी होगा, और इसके इक्वल, ये जो चार है ना ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। और ये आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, वो आपको इनमें से थोड़ा बहुत चेंज करके एक देंगे एमसीक्यूज में, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे और बोलेंगे बताइए इनमें से करेक्ट कौन सी है, तो आपको ये चीज़ पता हो। उसके बाद ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ भी 1/π
तो f(x) sin ax df(x) या -∞ to इन्फिनिटी। मतलब ये छोटे छोटे MCQs हैं, बस ये आपको पता होने चाहिए। लेक्चर नंबर 59 में फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इन्वर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें ये क्या होता है। और इसमें इसका सिर्फ एक नज़र आप देख लें, इसमें जो कैलकुलेशंस की हुई हैं वैसे भी इसको आपने सब्जेक्टिव के लिए करना ही होगा। उसके बाद ये जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट शुड बी 1/2 जब हम दो कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1/2 के इक्वल होता है। तो जो भी आपके MCQs बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करनी है। 100% सब्जेक्टिव के लिए लेक्चर लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने से ही हो जाएगा। जितना आप इसको लेकर पैनिक होंगे उतना ही आप सब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे और आप उतनी टेंशन लेंगे और पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टेंशन फ्री होकर जाएँ। अल्लाह आपको कामयाब करे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।